आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहे हैं, हमारी निस्फ आबादी तरक्की की राह में पीछे छूट रही है। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद और जुर्म में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। तमाम तरह के कानून के बावजूद ख्वातीन अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रही हैं। क्या ख्वातीन के मामले में जराइम के खिलाफ कानून ठीक तरह से नाफिज नहीं किया जा रहा है, या फिर समाज की दकियानूसी सोच की वजह से ख्वातीन के खिलाफ जुर्म बढ़ रहा है? ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के लिए कौन जिम्मेदार है? कैसे रुकेगा इनके खिलाफ होने वाला ये जुर्म? इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी इंजीनियर सलीम अहमद साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर प्रोफेसर हसीना हाशिया साहिबा, सुप्रीम कोर्ट की वकील और समाजी कारकुन शम्स रविश हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, और मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली ख्वातीन कमीशन यानी दिल्ली विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन बरखा सिंह साहिबा। इसके अलावा नई दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त होंगी समाजी कारकुन व विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट गो इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन अलका लांबा साहिबा। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं खुली बहस। आजकल जब तमाम कौमी और बैन अल-अक़वामी फोरमों पर इंसाफ और मसावत की बात हो रही है, ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद और क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आधी आबादी की हालत पूरी इंसानियत के रुसवाई का सबब है। क्यों नहीं रुक रहा ख्वातीन के खिलाफ जराइम का सिलसिला, और कौन है इसका जिम्मेदार? पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क की राजधानी दिल्ली में निर्भया केस के बाद पूरे मुल्क में जिस तरह से मुजाहरे हुए, फिर हुकूमत हरकत में आई और सख्त कानून बना, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मुल्क में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में कमी आएगी। लेकिन हाल के दिनों में यूपी के बदायूं जिले में जिस वहशतनाक तरीके से दो बहनों के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की गई और फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मुल्क में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद रोकने के लिए कानून सख्त हो रहे हैं, लेकिन समाज पर उसका असर दिखाई नहीं देता। छोटे बड़े शहरों में खवातीन के खिलाफ वैसे ही जराइम हो रहे हैं, उनमें कमी तो क्या, आए दिन उनका गिराफ बढ़ता ही जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 3 मिनट पर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का मामला दर्ज होता है। हर दिन जहेज से मुताल्लिक 50 मामले सामने आते हैं। हर 29वें मिनट पर एक खातून के साथ इस्मत दरी का वाकया पेश आता है। 100 खवातीन में से 70 किसी न किसी तरह घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। दरअसल हमारे समाज में लड़कियां पैदाइश के बाद से ही तासुब का शिकार हैं। खवातीन जहां घर में जनीन कुशी से लेकर ऑनर किलिंग, जहेज के लिए सताई जाती हैं, वहीं शौहर और खानदान के दूसरे रुकन के हाथ बुरे बर्ताव और घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। घर की दहलीज के बाहर, दफ्तर में छेड़छाड़, साइबर क्राइम और SMS और MMS के जरिए भी खवातीन को हरासा किया जाता है। दौरे जदीद में भी अगर खवातीन अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती, तो फिर कहीं न कहीं समाज का ताना बाना टूट रहा है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद सिर्फ एक समाजी मसाला ही नहीं, यह हकूक़ इंसानी का भी मुद्दा है। सिनफी तशद्दुद के खिलाफ मर्द और खवातीन सभी को आवाज बुलंद करना होगा और इसकी शुरुआत अपने घरों से ही करनी होगी। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने अभी ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है जिस तरह की सूरत हाल हिंदुस्तान में पैदा हो रही है, बहुत तशद्दुद की हो रहा है ख्वातीन पे, और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, खास करके ये जो हो रहा है कि जो देही इलाके हैं उनसे ज्यादा शहरी इलाकों में इस तरह का तशद्दुद हो रहा है, इस तरह का जुल्म औरतों के साथ हो रहा है। और बहुत ताज्जुब की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का जो दिल है दिल्ली, उसमें अगर बात करें तो 4 रेप में से हर एक रेप दिल्ली में होता है। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल है दिल्ली विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन बरखा सिंह। तो गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं बरखा सिंह साहिबा से, जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली जो हर तरह से माना जाता है एक मॉडर्न सिटी है, उसमें इस तरह की स्थिति क्यों है? बरखा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आपने देखा होगा नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो फिगर है, उसमें यह बताया गया 4 में से 1 रेप दिल्ली में होता है। तकरीबन 1700 रेप हुए हैं अब तक इस साल, उसमें से 404 अकेले दिल्ली में है। दिल्ली को माना जाता है पढ़े लिखों का शहर है, और यहाँ पे हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज हैं। औरतें दूसरे इलाकों के, खास करके जो देहाती इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, उनके कंपैरिजन में दे आर सेफर कंसीडर की जाती हैं। लेकिन आंकड़े कुछ दूसरी बात बयान कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है
और यहाँ पे जिस तरह से आज आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ बाहर स्टेट से लोग आके दिल्ली में काम शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर बढ़ रही है। तो ऐसे में जो ये रेप वगैरह जो होते हैं, ये एक कुछ एरियाज हैं वहां पे होते हैं जो रीसेटलमेंट एरिया हैं, या अराउंड द फैमिली, मामा, ताऊ, फूफा, चाचा, अराउंड द फैमिली, इन चीजों में ये चीजें जो है वो होते हैं। तो इसमें अभी आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि जब तक कि ये पूरा समाज हमारा पुरुष समाज नहीं बदलेगा और इसको बहुत ही संजीदगी से नहीं लेगा, तब तक मैं समझती हूँ कि इन चीजों में बदलाव आना बहुत ही कम। नहीं, आपने जो बरखा सिंह जी, आपने जो बात कही कि दिल्ली में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या सेक्शन में दिल्ली के ये चीजें ज्यादा होती हैं, एक दूसरी बात आपने जिस तरफ इशारा किया, इंसेस्ट रेप की तरफ आपने इशारा किया है, तो वो एक जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है इंसेस्ट रेप। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि दिल्ली का जो मॉडर्न इलाका है साकेत का, साकेत सिटी वॉक के पास लड़कियां मॉलेस्ट होती हैं, उनको वहां पर उनके साथ छेड़छाड़ होती है, वहां से किडनैप हो जाती है, जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहां पे लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं। तो दिल्ली तो कहीं पे सेफ नहीं है। मॉलेस्टेशन वगैरह जी नहीं, तो इसके लिए क्या आप जो बात कह रही हैं बरखा जी, जो मैं समझ पा रहा हूं कि आप इसको कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है, पुरुष प्रधान जो हमारी एक सोच है, जहां अभी भी माना जाता है कि औरत कहीं ना कहीं भोग और विलास का एक वस्तु है, उस सोच को आप जिम्मेदार बना रही हैं। नहीं, हाँ, ये आदमियों की सोच है। मैं जरूर कहूंगी कि ये आदमियों की सोच आज भी वही है, लेकिन सारे आदमियों को मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आज एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा पुरुष वर्ग भी है जो इस चीज को कहीं छोड़ चुका है पीछे, जो काफी जिन्होंने औरत को अपना साथी बनाया है। मैं ये नहीं कहूंगी सारा जो आदमी सब पुरुष वर्ग है वो बिल्कुल ही खराब है, इसको मैं कतई नहीं कहूंगी। जो आज की नई पीढ़ी है, समझदार पीढ़ी, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अच्छे से इसको कर रहे हैं। एक अपने मतलब बीवी के साथ या अपने दोस्त के साथ या जो भी रिलेशन है वहां पर अच्छे सलीके से कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात अभी भी जो कहना चाहिए 90% जो पॉपुलेशन है आदमियों की, उनकी मानसिकता में कुछ ना कुछ दोष है, जो औरत को आज भी औरतों को इस्तेमाल की चीज समझते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज की औरत अब बहुत बदल चुकी है। वो अपने आप को, अपना समाज, अपनी सोच, अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाके उसने खड़ा कर दिया है कि अब उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए हमारे साथ यहाँ पे अब ज्यादा दिनों और बेवकूफ नहीं बना। आपके पास वापस आएंगे बरखा सिंह जी। हमारे पास साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर और जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर हसीना हाशिया साहिबा। आपने बातचीत सुनी बरखा सिंह की, उनका ये कहना है कहीं ना कहीं जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी की, एक औरतों को लेकर के एक जो सोच है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक इस पूरे वाकयात के लिए, चाहे वो रेप का मामला हो या किसी भी तरह का जुल्म और तशद्दुद जो है औरतों के ऊपर, उसके लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप? मैं इस वक्त में इस मुद्दे पर पैट्रियार्कल सोसाइटी को या पैट्रियार्कल वैल्यूज को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि देखिए हम सब, कोई भी हमें प्रोग्रेस करनी होती है, हम कहते हैं नंबर 1 हमारे लिए एजुकेशन जरूरी है। तालीम एक ऐसा जरिया है जो हमें रोशनी की तरफ ले जाएगा, वो सही है। लेकिन हम एक बहुत बड़ा वहां पर एक सेक्शन छोड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज छोड़, दैट इज मॉरल एजुकेशन। जब तक हम मॉरल एजुकेशन बच्चों में नहीं देंगे, बच्चों को मॉरली एजुकेट नहीं करेंगे, ये स्कूलों में, कॉलेजों में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हमारे साथ यही होता रहेगा। मैं ये कह रही हूँ, इसमें पैट्रियार्कल वैल्यूज इतने, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर तालीम बढ़ेगी तो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट भी चेंज होगा। मॉरल वैल्यूज, बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मॉरल वैल्यूज उनमें चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगी। हर रिलीजन जो पहले हम जो पढ़ते आए हम या जो प्रैक्टिस भी करते हैं, देयर वाज सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। हाँ,
मेल को एक स्फेयर में रखते थे, आउटसाइड होम, इनसाइड होम फीमेल स्फेयर होता था पहले, लेकिन जब लेडीज घरों से बाहर निकलने लगी और हर फील्ड में वो जाने लगी, लेकिन एक लिमिट अगर होता, अगर लिमिट नहीं, लेकिन आप जो कह रही हैं, नहीं हसीना आजाद, आप जो कह रही हैं कि इसका से कहीं ना कहीं यह तासुर जा रहा है कि औरतों को आज भी मर्दों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, मिक्स होना चाहिए विद देयर लिमिट्स डिफाइंड। नहीं, क्या ये किसी से हाँ, मैं ये बताऊंगी, मुमकिन बनाना है, क्यों नहीं। आप बाहर की फॉरेन में, बाहर की कंट्रीज में देखिए, इसमें बेस्ट एग्जांपल ईरान को ले लीजिए आप, दे आर डूइंग, द वीमेन आर डूइंग एवरी टाइप ऑफ वर्क। मगर एक बात मैं बता दूंगी, मॉरल एजुकेशन इंटैक्ट है, तो इस तरह नहीं, चलिए आपकी बात को लेकर के बरखा जी के पास चलते हैं। बरखा सिंह जी, आपने इनकी बात सुनी, प्रोफेसर हसीना हाशिया की, वो कह रही है कि सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स अगर कर दिया जाए और एक लिमिट कर दी जाए मेल फीमेल की मिक्सिंग में, तो शायद ये मसला कुछ हद तक हल हो सकता है या कुछ कम किया जा सकता है। क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए, जहां तक मॉरल वैल्यूज की बात है, वो हमें अपने घरों से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज वो समय आ चुका है कि हम लड़के लड़की में कोई फर्क कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते। फर्क की बात इसको तो हमें अपने जो वैल्यूज देते हैं हम लोग देते हैं अपने बच्चों को, हमें अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी। कह रही हूँ मैं, फर्क नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मॉरल वैल्यूज इतने स्ट्रांग हमें देने चाहिए दोनों को, ताकि उनको अपने लिमिट्स, एक लड़के को पता चले कि लड़की की अहमियत कितनी है। अगर मैं उसे रेप, ये दूसरी चीजें, ये डाका, इसको हम डेकॉयट्री कहेंगे, ये डाका हो, तो उनको पता होना चाहिए इस चीज की मैं कितना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा हूं एक लड़की को या फिर पूरे समाज को। सो इस तरह से अगर हम मॉरल एजुकेशन आम करेंगे, हर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो ये हम दोष नहीं देंगे पैट्रियार्कल। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट किया जाए अच्छे से, और हमारी एजुकेशन का जो करिकुलम है उसका पार्ट बनाया जाए और उसको पूरे तौर पर इनकलकेट करने की कोशिश की जाए, तो शायद इसमें कुछ कम आएगा। अच्छे रिजल्ट्स हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी हैं इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। आपने दोनों की बातचीत सुनी, बरखा सिंह जी को भी सुना आपने और प्रोफेसर हसीना हाशिया को भी सुना, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक तो ये कि इसका समाजी पहलू क्या है, एक बात, और दूसरी बात ये कि इसका जो दीनी पहलू है, जो रिलीजियस इशू इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको इस बात से इत्तेफाक है कि मॉरल वैल्यूज को अगर ज्यादा बढ़ाया जाए, बताया जाए, स्ट्रांग बनाया जाए, तो इन चीजों में कम होगी या कुछ और भी इकदाम करने होंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है बहन हसीना हाशिया साहिबा ने जो फरमाई है कि मॉरल वैल्यूज का हर सतह पर उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, घर से लेकर हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और इवन वर्क प्लेस पर लोग कैसे काम करें, जहां जरूरत हो मर्द और खवातीन दोनों के काम करने की। तो एक सेपरेशन रखते हुए हम कैसे उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंतजामात तो करते हैं और इसकी जरूरत हम महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी निगाह में कुछ और चीजें हैं, दो चीजें और हैं जो इससे ज्यादा अहम मालूम होती हैं। और एक तो ये है कि जराइम तब होते हैं जब जुर्म करने वाले को ये यकीन होता है कि मैं जुर्म करने के बाद बच जाऊंगा, और जुर्म करने वालों को सजाएं नहीं मिलती। हमारे मुल्क में सजाओं का जो सिस्टम है और जो जुडिशरी है और विक्टिम्स को जिस तरह से इंसाफ नहीं मिलता है, तो जो अटैकर्स हैं और जो हमला करने वाले लोग हैं, जो जराइम करने वाले लोग हैं, ज्यादातर खुशहाल घरों के लोग होते हैं या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, और वो कहीं पुलिस को पैसा खिलाकर और कहीं और दूसरे तरीकों से आसानी से बच जाते हैं। तो एक बात जो उस वक्त भी हमने कही थी जब निर्भया का केस आया था, जमात इस्लामी हिंद ने एक 12 पॉइंट जो है 11 पॉइंट का एक सजेशन हमने कमीशन को और उस कमेटी को भेजा था। उसमें ये बात भी शामिल थी कि सजाएं जो हमारे कानून में दी हुई हैं वो सजाएं सख्त भी होनी चाहिए, और हमने ये भी सजेस्ट किया था कि ऐसे जो जराइम है, रेप और इस तरह की खतरनाक जराइम जो हैं, इनकी सजाओं को, हालांकि बहुत से लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन जराइम रोकने के लिए और माशरे में एक माहौल पैदा करने के लिए कि जराइम करने वालों को सजा मिलती है। पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप कुछ जराइम की सजा देंगे तो उससे माशरे में लेकिन फिर ये आप अगर कहिएगा कि पब्लिक प्लेस पर हमारा सजा दी जाए,
हमारा तो ये कहीं ना कहीं बहुत पुरानी जो रिवायत है और बहुत पुराना जो एक सिस्टम है उसकी तरफ ले जाएगा। क्या इसी सदी में इंजीनियर साहब ये बात करना मुमकिन है? कोई पुरानी हर पुरानी चीज गलत हो, हर पुरानी चीज गलत हो, पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन किसी को चौराहे पे फांसी देना या किसी को चौराहे पे कोड़े मारना, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आज जो मौजूदा पार्टी है हमारी और उसके जो बड़े सीनियर लीडर हैं लालकृष्ण अडवाणी जी, उन्होंने एक जमाने में ये बात कही थी। बहुत से और लोग कह रहे हैं, हमारी खवातीन एक्टिविस्ट भी बहुत सी जो है इन बातों को कहने लगी हैं जब ये निर्भया का केस आया कि पब्लिक प्लेसेस पर, तो एक ये चीज टूटनी चाहिए कि सजा मिलती है, जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलती है, चाहे वो कितना ही इन्फ्लुएंशियल हो, कितना ही पावरफुल हो, पॉलिटिकली अगर उसको पैटर्नेज हासिल है तो भी उसको सजाएं मिलेंगी। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो जुर्म करने के लिए जो माहौल है हमारे समाज में, जब तक हम उनके रास्तों को नहीं रोकेंगे, हमने ये कहा था आप एक तरफ शराब का कारोबार कर रहे हैं, शराब को स्टेट बिजनेस बना रहे हैं, रेवेन्यू हासिल। चलिए, आपने एक बहुत अहम बात कही कि जुर्म के रास्तों को जब तक नहीं रोकेंगे, जुर्म को रोकना मुमकिन नहीं होगा। जो वो रास्ते जो जुर्म की तरफ लोगों को ले जाते हैं, चाहे वो शराब नोशी हो या दूसरी चीजें हो, उसके ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोच फिक्र करनी चाहिए। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। स्वामी जी, गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक आपकी है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हिंदुस्तान में क्या सिचुएशन है इस तरह की हो रही है, कौन से वो चीजें हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में औरतों के खिलाफ जुर्म और तशद्दुद बढ़ रहा है। अगर रेप की बात करें तो दिल्ली अकेले में सबसे ज्यादा रेप हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप अफेक्टेड सिटी जो हिंदुस्तान की वो दिल्ली है। और ये माना जाता है कि रेप, पहले ये एक तासुर था कि रेप वहां ज्यादा होता है, औरतों के खिलाफ जुर्म वहां ज्यादा होते हैं जहां पे तालीम की कमी होती है। दिल्ली के साथ वो सारी चीजें नहीं है। हमारे साथ दिल्ली में सरगर्म एक समाजी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जिन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया था, वो यहां पे मौजूद है। अलका लांबा। अलका लांबा जी के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज को, किसी सोच को जिम्मेदार ठहराती हैं, औरतों को के ऊपर होने वाले रेप, मॉलेस्टेशन या दूसरे क्राइम को लेकर के, या कुछ और भी चीज है जो इसके लिए जिम्मेदार है। अलका, आपको मेरी आवाज आ रही है? अलका? या बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सिचुएशन है दिल्ली में कि अगर भारत में 4 रेप होते हैं तो 4 में से 1 दिल्ली में होता है, और ये माना जाता है कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। उसके बावजूद यहाँ पर इतने लोग किस तरह के दरिंदे हैं कि इस तरह की चीजें हर कुछ घंटों, कुछ मिनटों के बाद होती है। कौन जिम्मेदार है? ये देखिए, इसे साफ जाहिर करता है, जिस तरह से आपने बताया पूरे भारत में अगर 4 बलात्कार होते हैं तो 1 दिल्ली में पाया जाता है। ये साफ जाहिर करता है कि दिल्ली जो है कम से कम महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। महिलाओं पे जो भी अपराध होते हैं उस अपराध से ज्यादा वो महिलाओं की गलतियां ढूंढने में लगा देते हैं, महिलाओं की कमियां ढूंढने में लगा देते हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो बदलने की हमें सख्त जरूरत है। अब बहुत से अभी भी 2 लड़कियां जो है
राजौरी गार्डन में बलात्कार की शिकार हुई, पुलिस ने एक का केस दर्ज किया और उसमें जो है किसी न किसी तरह, मैंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो एक उसमें से पीड़िता है उसको मैंने YouTube पे शेयर भी किया है, जिसमें उस लड़की को ये कहा जा रहा है जिसके साथ ये अपराध हुआ कि आप ही शायद गलत थी, आप ही ने गलती की, आप ही इस तरह के लोगों के साथ मिली हुई है। मेरा मतलब है कि एक पीड़िता को आपको हिम्मत देनी चाहिए कि वो बिना इंतजार किए तुरंत आगे आए, हिम्मत दिखाए और इस अपराध के खिलाफ लड़े और समाज उसकी ताकत बन के खड़ा हो। उल्टा होता है कि समाज खुद उंगली उठाने लग जाता है उसके चरित्र से लेकर उसकी संवेदनशीलता। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस स्टेशन पे भी जिस तरह फिर इसका मतलब ये आप बात इसी की कर रही है, कहीं ना कहीं एक सोच है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक पैट्रियार्कल माइंडसेट में हम लोग जी रहे हैं आज भी 21वीं सदी में, जहां ये माना जाता है कि औरतें कमजोर हैं, औरतें इस तरह की चीज के लिए भोग विलास कह लें या कंफर्ट की चीज कह लें, उसका एक प्रतीक है। और इसी वजह से जब वो थाने में रिपोर्ट करने भी जाती है तो उसका माहौल उड़ाया जाता है। हमारे साथ दिल्ली विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन बरखा सिंह भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बात आप कह रही हैं अलका लांबा जी, उसमें कितनी सच्चाई है। बरखा जी, आपने बात सुनी अलका लांबा की, उनका कहना यह है कि यहाँ पे इतने इनसेंसिटिव लोग हैं कि अगर कोई लड़की कंप्लेन भी करने जाती है तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र पे, उसके चाल चलन पे और उसके ऊपर ही सवाल उठाया जाता है। कोई उसको कंफर्ट नहीं करता है, कोई उसे कंसोल नहीं करता है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि तुम अगर इस तरह से जियोगी, इस तरह का तुम्हारा व्यवहार होगा, इस तरह का तुम्हारा रहन सहन होगा, तो तुम्हारे साथ ये घटना या इस तरह की चीजें बहुत नेचुरल है। क्या कहिएगा बरखा जी? पहली चीज तो ये कि कोई भी लड़की अपने आप को इस तरह से हिम्मत करके कभी आगे नहीं आएगी अनलेस कि उसके साथ कोई बुरा काम ना हुआ हो। और अगर लड़की सामने आती है और कह रही है तो जाहिर बात है कि वो सच्चाई है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और जहां तक अलका जी ने अभी कहा कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो उस पर उंगली उठाते हैं, हाँ अभी भी हैं, समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बात काम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे हम लोग कमीशन के लोग हैं, एनजीओज वाले हैं, आजकल इतने एक्टिविस्ट महिलाएं हैं, ये सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उनका सहारा बनते हैं, हम उनको हौसला देते हैं। लेकिन अभी जहाँ अगर हम कह दें कि ये इतना काफी नहीं है, अभी हमें समाज को बहुत बदलना पड़ेगा, हमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। चलिए, और अगर बरखा जी आपने कहा कि अभी शुरुआत है और इसमें बहुत वक्त लगेगा। ब्रेक में जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी सलीम साहब ने ये कहा था कि कुछ डिटरेंट भी होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग इस तरह का क्राइम करने से बचें और उसकी तरफ ना जाएं। जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। उसमें एक चीज उन्होंने ये भी बताई कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शराब की दुकानें खुल रही हैं, जिस तरह से पब और डिस्कोस खुल रहे हैं, तो ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं लोग उत्तेजित होते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन डिटरेंट की अगर बात करें तो उनकी जो तजवीज है, जाहिर सी बात है मुझे वो बहुत बेहतर नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक लीगल फैटर्निटी से भी एक गेस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डिटरेंट पनिशमेंट की बात की जाती है वो कैसे हो और किस तरह का डिटरेंस होना चाहिए ताकि लोग ऐसा नहीं कर सके। हमारे साथ शम्स रविश रेन जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें ऐसे प्रावधान नहीं है कि रेप को रोका जा सके। जी हमारे इसमें ऐसा तो है कि रेप के लिए इनफैक्ट स्पेशली जो दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद से तो हमारा लॉ और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। लाइफ इम्प्रिजमेंट बोला गया है, डेथ बोला, लाइफ के लिए स्पेसिफाई किया कि वो 20 इयर्स होना चाहिए। लेकिन इसमें एक सबसे पहले जो हमारे साइड से फॉल्ट है, हमारा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि रेप को भी दो ग्रुप्स में बांटा जाए। एक फोर्सफुल रेप होता है और एक जो लोगों के बीच में अफेयर है उनका उन्होंने बाद में जब सुनते हैं कि जिस तरह की बात होती है बाद में जाकर के तो आजकल अब क्या हो रहा है कि अफेयर था, ब्रेकअप हुआ तो वो लोग भी रेप में आ गए। तो ऐसे रेप इसी वे से इंक्रीज हो रहा है और फिर जब कोर्ट में सब मैटर्स आते हैं तो जो पेंडिंग मैटर्स दिखाते हैं वो पेंडेंसी मैटर्स एक्चुअल रेप नहीं, उसमें थोड़े से वो वाले भी इंक्लूडेड है। तो एक अगर ये स्पेसिफाई हो जाए कि फोर्सफुल रेप पे इतना हार्श है तो लोगों को थोड़ा सा डर रहेगा। यहाँ पर अफेयर्स हुआ है उसके ऊपर हो गया तो उसमें लोगों को इतना नहीं दिखता है। सेकेंडली इसमें ये होना चाहिए कि अगर डेथ का हुआ है तो आप उसको न्यूज में पूरे टाइम हाईलाइट करते रहिए
ये जो निर्भया केस हुआ था, इसमें कौन सा क्या हुआ है, कितना सेक्शन है, डेथ हुआ है, क्या हुआ है, 1-2 दिन के लिए न्यूज आया, खत्म। तो इतने टाइम तक उसकी लाइफ जेल में कैसी नहीं है, सब जब तक कि पब्लिक में नहीं आएगा, लोगों को जेल की लाइफ के बारे में नहीं मालूम है। सबको लगता है कि जी वो तो सिर्फ एक कमरे में एक यानी अगर कोई क्राइम होता है और किसी को पनिशमेंट होती है, किसी को पेनल्टी होती है, तो उसको भी उसी तरह से दिखाना चाहिए जिस तरह से रेप की खबरों को मीडिया हाईलाइट करता है। यहाँ पे एक सवाल और बहुत अहम है जो हम जानना चाहेंगे जहाँ इस्लामी के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं उनसे, कि रेप के हवाले से जो बातचीत करते हैं, निर्भया कांड को मेंशन किया अब यहाँ पे, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि रेप अगर दिल्ली में होता है तो उसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, मॉलेस्टेशन अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी का होता है तो वुमेन्स कमीशन के लोग थाने में तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर वही चीज किसी गांव देहात में होती है, किसी दही इलाके में होती है या किसी ऐसे के साथ होती है जो बहुत कमजोर है, तो उतनी बात नहीं बनती है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, सीकर में एक लड़की के साथ रेप हुआ था, बिहार के दरभंगा की रहने वाली वो लड़की थी, और उसका इस तरह से ब्रूटल रेप हुआ था कि आज तक वो डेथ बेड पे है 2012 के बाद, लेकिन वो केस उतना सुर्खियों में नहीं आया जितने दूसरे रेप केस आते हैं। क्या वजह है सैन साहब? देखिए, मैंने पहले भी ये बात अर्ज की थी, हमारे समाज और माशरे में, मैं सिर्फ जराइम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पूरे समाज और माशरे को हम देख रहे हैं, तो यहाँ कई मामलात में दोहरे पैमाने पाए जाते हैं। ये पूरे समाज की बीमारी है, ये पूरे समाज का मर्ज है कि एक क्राइम अगर कोई आदमी करता है और कोई दूसरा इन्फ्लुएंशियल आदमी करता है, दोनों में फर्क महसूस होता है। एक क्राइम जो है अपर कास्ट के साथ होता है तो कुछ और होता है, एक दलित और लोअर कास्ट के साथ होता है कुछ और मसला होता है, एक किसी स्टेट में होता है तो और मसला होता है, किसी और स्टेट में होता है तो दूसरा मसला होता है। तो ये दोहरे पैमाने जो है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है हर मामले में। आपने जिस केस का जिक्र किया है सीकर का, मैं उस केस से बहुत करीबी से उसको देखा है और हमने उसको जयपुर में भी उठाया है। यहाँ तकरीबन 1 साल 8-9 महीने वो बच्ची राजस्थान हाउस में उसको रखा गया, एम्स में उसका इलाज चला, उसके 19 ऑपरेशन होने के बाद आज भी वो बच्ची नॉर्मल नहीं है। और यहाँ हुकूमत ने, हमारी वीमेंस कमीशन की, दिल्ली कमीशन की, बरखा जी भी यहाँ चैनल पे हैं, जरा उनसे भी मैं बताना चाहूंगा कि उस बच्ची को यहाँ से जबरदस्ती जो है जैसे किया गया, निकाला गया। हम पूछने गए क्यों निकाल रहे हैं आप, ये ठीक नहीं हुई, अभी इसका इलाज चल रहा है, अभी इसकी सेफ्टी वहां पर नहीं है, इसके बावजूद उनको वहां से निकाला गया और रात को 3 बजे ले जाकर उनको सीकर में एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ पे हैं जो हमारी कमीशन की जिम्मेदार। आपने ये बात सुनी होगी, सीकर वाले रेप का इशू बहुत आपको भी पता होगा। यहाँ पे जमात इस्लामी के जो साहब हैं बता रहे हैं कि वो ठीक भी नहीं हुई थी। मैं निकलती हूँ फिर, मुझे प्लीज बरखा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बरखा जी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो सीकर रेप कांड था उसमें जो लड़की थी यहाँ पर उसका इलाज चल रहा था और अभी सडनली उसको हॉस्पिटल से फोर्सफुली उसको हटा दिया गया और वापस भेज दिया गया, अभी भी वो अंडर ट्रीटमेंट थी। क्या कारण हुआ और इसको लेकर के विमेंस कमीशन क्या कर रही है? चलिए बरखा जी से बात नहीं हो पा रही है। अलका, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। अलका, आपसे जानना चाहेंगे, एक इंसिडेंट निर्भया का हुआ तो उस पर काफी हंगामा हुआ और सारी जाहिर सी बात होना भी चाहिए था, लेकिन ये सीकर का जो रेप इशू था वो लड़की अभी तक ठीक नहीं हुई थी। 2012 का वो इंसिडेंट था, उसके बाद फोर्सिबली उसको यहाँ से हटा दिया गया, उसको वापस सीकर भेज दिया गया जब वो अंडर ट्रीटमेंट थी। तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता है? वहां भेज दिया गया जहां वहां जो क्रिमिनल्स हैं, जो अटैकर्स हैं, उसी एरिया में रहते हैं। मुझे याद है, भी नहीं मिल पा रहा है। ममता शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, राजस्थान से वो संबंध रखती हैं। और मुझे वो भी दिन याद है जब वो हॉस्पिटल में सीकर की पीड़िता थी, उन्हें मिलने भी गई थी और पूरा आश्वासन दिया था कि हर तरीके की मदद दी जाएगी। आज ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि आज भी महिला की जो आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, राजस्थान से आती है और एक महिला के साथ
क्योंकि वो जब सुर्खियों में आया तो सब लोगों ने कहते हैं कि उसमें कूदने की कोशिश की, क्योंकि मीडिया है, हम जाएंगे विजिट करेंगे तो उसे मीडिया दिखाएगा और उसमें उनको कहीं ना कहीं फायदा दिखता है। लेकिन उसके बाद इस लड़की के साथ बिल्कुल जो हुआ है, मैं कहती हूँ बहुत शर्मसार है, क्योंकि जब तक मीडिया छापता है हर कोई उसमें आगे रहता है, जब मीडिया उसको पीछे ले जाता है क्योंकि एक नई घटना आगे आ जाती है तो वो बिल्कुल अपने अकेले में वो अलका ये कह रही है, अलका आप ये कहना चाह रही हैं, जिम्मेदारी मुझे लगता है बिल्कुल सरकार प्रशासन कानून की बनती थी कि उसे अंत तक सुरक्षित रखा जाए, उसे अच्छी स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और उसे जिस तरीके की कानूनन लीगल या स्वास्थ्य के लिए लाभ के लिए मदद चाहिए उसे आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए थी। दुखद है अगर इसमें नहीं हो रहा और इनकी जवाबदेही बनती है लोगों की जो आज बैठे हैं। आपने सुना कि जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं रेप को लेकर भी लोग अपनी राजनीति अपना करियर संवारने लगते हैं। अगर कोई रेप इशू ऐसा होता है जिसमें आपको टीवी कैमरे ज्यादा दिख रहे हैं, आपको कवरेज ज्यादा दिख रहा है तो उसको लेकर के हो हल्ला ज्यादा होता है। लेकिन अगर उसको बदायूं का केस आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है जी कि बड़ा नेता मायावती हो बदायूं केस में हेलीकॉप्टर से उतरती है, राहुल गांधी से लेकर पासवान अपने बेटे पुत्र चिराग को लेकर पहुंचते हैं, पर वहां पर भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की। आप आज भी एक शौचालय के लिए वो पूरा गांव, वहां की बच्चियां जो है आज भी संघर्ष कर रही है और आज भी इतनी असुरक्षित है जितनी वो बच्चियां थी जिनके साथ टांगा गया। सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक क्लिपिंग पूरा हो गया और अपने घर जाकर 16 दिसंबर को जब दिल्ली में वो घटना हुई थी जी, उसी घटना के आसपास बिहार में भी उसी तरह की घटना हुई जिसमें सिर्फ रेप नहीं हुआ बल्कि उनको मार भी दिया गया। वो खबर जो है हमारे अंग्रेजी के अखबारों में बहुत कोने में एक छोटी सी एक खबर छप के रह गई है। तो हमारा मीडिया जो है उसको भी इस बारे में और खासतौर से जो हमारी हुकूमत है वो ये चाहती है कि उनके खिलाफ खबरें ना आए। जैसे राजस्थान में ये केस हुआ तो इलाज के नाम पर राजस्थान की गवर्नमेंट ने इलाज के नाम पर मीडिया में जो चीजें आ रही थी और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, हम लोग डिमांड कर रहे थे, तो फौरन उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया इलाज के नाम पर और यहाँ 8 महीने रखा गया और 8 महीने में उनका बहुत कम जो है उनका जिस तरह से किया गया। आपसे पूछना जानना चाहूंगा हसीना जी कि आप जो अलका कह रही हैं, जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेप को लेकर के भी पॉलिटिक्स होती है। अभी आप देखिए एक बड़ी अदाकारा ने एक केस किया है, एक कंप्लेंट फाइल की है और उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल और अखबार इतने ज्यादा एक्टिव हो गए। मुझे याद है महाराष्ट्र विमेंस कमीशन की जो चेयरपर्सन है वो तुरंत थाने चली गई और इस तरह की चीज होती है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है जो अलका कह रही है, अलका जो कह रही है कि जहां पे कैमरा दिखता है, जहां पे अपनी राजनीति चमकाने की बात होती है तो चिराग को लेके पासवान जी पहुंच जाते हैं, वुमेन्स कमीशन के चेयरपर्सन पहुंच जाते हैं और जहां ये नहीं होता है वहां लोग उसकी कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सही है कि अभी जो आपने कहा कि महाराष्ट्र में एक सेलिब्रिटी के साथ होता है, ममता शर्मा जी सबसे पहले आगे आई और उन्होंने ये कहा कि नेशनल महिला आयोग पूरा समर्थन उस सेलिब्रिटी का करेगी, ये जानने के बगैर, क्योंकि अभी तो पूरे फैक्ट्स नहीं आए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज वाज़ेह करना चाहती हूँ, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इट इज स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। आप कास्ट सिस्टम देख लीजिए, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसमें रेप बहुत सारी चीजें शामिल है और जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज है दे आर नॉट डूइंग देयर वो प्रॉपर वर्क, वो उस वक्त वो कमजोर है। दूसरी बात यह है जो हमारी इकोनॉमिक क्लासेस है हमारी सोसाइटीज में, हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, जिसमें हायर इकोनॉमिक क्लास है, मीडियम है, लोअर जो है और जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज है या दूसरे वर्गों के लोग हैं, जिसमें आदिवासी है, जिसमें ट्राइबल्स है, जो जहां पर जिनकी आवाज ऊपर नहीं पहुंच सकते, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। चलिए बरखा जी हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं। बरखा जी, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है सीधे तौर पे कि विमेंस कमीशन के जो लोग होते हैं उन लोगों को जहां कैमरा ज्यादा दिखता है, जहां ये दिखता है कि इसमें उनकी राजनीति चमक सकती है या उनको पूरा फुटेज मिल सकता है, चाहे वो किसी अदाकारा के मॉलेस्टेशन का केस हो या कोई हाई प्रोफाइल केस हो या किसी बड़े शहर में कोई घटना हो, तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर वही इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के साथ हो और जब तक उसमें राजनीति ना जुड़ी हो, जैसे कि बदायूं के केस में हुआ, तब तक आप लोग उसकी सुध नहीं लेती हैं। क्या कहिएगा? ऐसी बात नहीं है। नहीं, अलका लामा कह रही है, काम करते हैं जमीनी, मुझे मालूम है, वही कह सकती है इस बात को और कोई नहीं कह सकता है।
और कोई नहीं कहेगा, वही कहेंगी इस बात को। पब्लिक ओपिनियन दिल्ली में 150 महिला पंचायत दिल्ली महिला आयोग चलाता है, शायद उसको इस बात की उनको पता नहीं है जी। हर इलाके, दिल्ली के हर इलाके में, चाहे वो गरीब हो चाहे बड़ा हो, हर इलाके में महिला पंचायत हम लोग चलाते हैं। 5 मोबाइल वैन दिल्ली में हमने शुरू करी है। रेप क्राइसिस सेल दिल्ली में हमने शुरू किया है। ये कह रही है, अलका कह रही है, अलका कह रही है कि कागजों पे चल रहा है सिर्फ, और रिजल्ट उसका कुछ आप रिजल्ट यहाँ पे क्राइम रुक क्यों नहीं रहे, बताइए। नहीं होती, ऐसा है। अच्छा, इसका नहीं, आपसे सीधा एक सवाल है बरखा जी, ये बताइए, आपने भी सुना होगा कि एक अदाकारा के साथ कुछ होता है तो सारे विमेंस कमीशन के लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो उसके साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वी कंडेम इट। लेकिन ये कि दूसरी चीज होती है, बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ था, जितना हुआ था वो भी गलत है, लेकिन उस तरह से जितना इंपॉर्टेंस उस तरह के केसेस को दिया जाता है, वैसे सेलिब्रिटीज को दिया जाता है, ये तो मानिएगा बरखा जी कि वैसा दूसरे केसेस को नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्राइम रेट क्यों बढ़ रही है? हमारे कमीशन का है। एक बार मुझे बात आता है, मुझे कह रहे बोलने को तो कहीं मैं बोलूं वरना नहीं बोलूंगी। जहां तक सवाल इन कमीशंस का है, जहां हम लोग बैठे हैं, हम लोग उन तबके के लिए काम करते हैं और किसी को दिखा के नहीं करते हैं। हम उन एक्टरिस्ट की तरह नहीं हैं कि कैमरे पे आई और शोर मचाया, टीवी पे नजर आई, उसके बाद कहीं उनकी जमीन पे उनकी कोई जगह नहीं है। हम लोग जमीन पे रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं। लेकिन और जहां तक आपने ये कहा कि क्राइम रेट क्यों नहीं रुक रहा है, तो क्राइम रेट किसी कमीशन, किसी सरकार, किसी पुलिस, किसी कचहरी के रोकने से नहीं रुकेगा। आज का समाज, आज का इंसान, जहां पे बाप अपनी बेटी को रेप कर रहा है, जहां भाई अपनी बहन को रेप कर रहा है, जहां बेटा अपनी माँ को रेप कर रहा है, तो उस समाज को कौन सुधारेगा? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सारे समाज की एक एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उठे, बजाय टीवी पे बहस करने के बजाय। जी, कमीशंस के मैं अलका लामा जी के पास वापस जाता हूँ। अलका लामा जी, आपने सुना जो बात कह रही है बरखा जी, बहुत अहम सवाल उठा रही है कि सिर्फ कानून बनाने से, कमीशन बनाने से या कमेटीज बनाने से नहीं रुकेगा इस तरह का क्राइम। जाहिर सी बात है, उसके लिए कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है, सोशल रिफॉर्म की बात कर रही है, रिनेसां की बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बात ये कह रही है, आपको वो सही लग रहा है, या ये लग रहा है कि कुछ हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि समाज का परिवर्तन भी धीरे धीरे होता रहे, समाज में बदलाव भी आता रहे और औरतें महफूज हो जाएं? जिम्मेदारी से हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसे निभाते नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, कानून हो, प्रशासन हो या महिला आयोग ही हो। जब भी किसी अपना पल्ला झाड़ना है तो बात कर दो कि संस्कारों से, जिस तरह से आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं कि एड्स को कंट्रोल करना है तो अपना जो है संस्कार की बात करो, सेक्स एजुकेशन बंद कर दीजिए। इस तरह के बेतुके बात करके अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। जो महिला आयोग की जवाबदेही और जो पुलिस और प्रशासन कानून की है वो उनकी जिम्मेदारी है। पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि ये कह के कि कैसे होगा। चलिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी इशू पे बातचीत करेंगे कि क्या सेक्स एजुकेशन को करिकुलम से, स्कूल कॉलेजेस से बंद कर देना चाहिए। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। मुर्दा लहर मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज भूलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर।
जमीन की जन्नत के दिलकश रंग, कुदरती हुस्न, सकाफत की तरंग, अहम मामलात पर अवाम की आवाज, रहन सहन का निराला अंदाज। देखिए रंगे कश्मीर हर जुमे को रात 9:30 बजे और इतवार को सुबह 10:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका एक बार खैर मकदम है। हमारे साथ सारे मेहमान मौजूद हैं। बरखा सिंह हमारे साथ दिल्ली विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन मौजूद हैं, अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं, शम्स रविश रहीन जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हसीना हाशिया और इंजीनियर सलीम साहब सारे मौजूद हैं हमारे साथ। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि औरतों के ऊपर जो इस तरह की चीजें हो रही है उसके को लेकर के लोग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं, पूरी दुनिया खास करके तीसरी दुनिया के ममालिक में ख्वातीन के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक के तमाम इदारे ख्वातीन के खिलाफ हो रहे तशद्दुद से बेचैन हैं और इसके हल के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद वबा की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। क्या मगरिब, क्या मशरिक, सिन्फ नाजुक की कहानी एक जैसी है। कहीं तहजीबी और मजहबी तकद्दुस के नाम पर खवातीन के खिलाफ जराइम हो रहे हैं, तो कहीं आजादी निस्वां के नाम पर खवातीन का इस्तेहसाल हो रहा है। हाल के दिनों में हिंदुस्तान के बदायूं और बिजनौर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। वहीं पाकिस्तान में अपनी मर्जी से शादी करने वाली एक हामला खातून को उसके अपने ही घर वालों ने पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। गुज़िश्ता महीने नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम ने 200 स्कूली तालिबात को अगवा कर लिया। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ मुजाहरे हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और नाइजीरिया में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को इंसानियत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि खवातीन और लड़कियों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद को रोकना तमाम ममालिक का बुनियादी मकसद होना चाहिए। एक आदादोशुमार के मुताबिक ग्लोबली हर 3 में से एक खातून अपनी पूरी जिंदगी में कभी न कभी जिस्मानी या जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होती है और हर 5 में से एक इस्मत दरी की शिकार या इस कोशिश की जद में जरूर आती है। कुछ जगहों पर खासकर वार जोन में ये आदादोशुमार और बढ़ जाते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक तालीम निस्वां की कमी, कम उम्र में शादी, गरीबी, जहेज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग खवातीन के खिलाफ हो रहे तशद्दुद की खास वजह है। जब तक लोग खवातीन को उसका जायज हक नहीं देंगे, समाज अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाएगा, तब तक आजादी निस्वां का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में भी बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भी औरतों को लेकर के जो क्राइम है, जो इंटॉलरेंस है, वो भी सामने है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान दुनिया में चौथा मोस्ट डेंजरस कंट्री है औरतों के लिए। ये माना जाता है कि दुनिया में इतने मुल्कों में चौथा सबसे खतरनाक मुल्क औरतों की हिफाजत, औरतों के तहफ्फुज़ के हिसाब से हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो दावा करता है कि 21वीं सदी में बड़ी ऊंचाइयों को छूने का, उसमें ये हाल क्यों है। मेरे साथ एक यंग एडवोकेट हैं, जाहिर सी बात है वो यहाँ पे काम करती हैं, उनके साथ भी इस तरह की चीजें उन्होंने देखी होंगी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन है जिसके वजह से हिंदुस्तान चौथा सबसे खतरनाक मुल्क है दुनिया में औरतों के हवाले से। शम्स जी, मेन तो पहला ये है कि हमारा लॉ जितना स्ट्रिक्ट बन रहा है, लेकिन वो उतना ही फ्लेक्सिबल भी है। आप अगर अभी जुवेनाइल का क्या है, जुवेनाइल लॉ निकाला है सो दैट जी जो 18 से कम है उनके लिए अच्छा सेफ रहे, उनसे जो गलतियां हुई है उसमें वो बचे रहे। लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है
कि उसमें अगर कोई एक छोटी चोरी भी किया है, भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ छोटी सी चोरी की है, उसको भी उसमें काउंट किया जाएगा। और रेप किया है तो भी उसी तरह से डील होता है। बल्कि रेप में, क्योंकि रेप में आपको थोड़ा सा चेंज लाना होगा, उसमें अगर आप 14 नहीं, आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ शम्स कि हमेशा बातचीत होती है, बीच में ये चर्चा में भी ये बातचीत आई थी कि औरतों को लेकर के कहीं ना कहीं उनके ड्रेसिंग पैटर्न को लेकर के, उनको की फ्री मिक्सिंग की बात की थी हसीना आशिया ने, उसको लेकर के भी प्रॉब्लम होता है। क्या आपको लगता है कि हमेशा ये बात होती है कि आजकल और खास करके जो पैट्रियार्कल सोसाइटी और माइंडसेट की बात करते हैं, हमेशा लोग ये कहते हैं कि औरतों को औरतों की तरह से रहना चाहिए। क्या आप जब जाती हैं कोर्ट या आपने जब काम शुरू करना किया तो कभी आपको ऐसा लगा कि इस तरह से ड्रेस करने से भी कुछ इश्यूज होते हैं? नहीं, मेरे साथ क्या रहा कि आपको बचपन से ब्रॉट अप वैसे किया हुआ है। कोई मुझे कुछ हल्का सा बोले कि मुझे पता है कि मेरे को उसको उल्टा जवाब देना है। दूसरी जगह पे क्या होता है, आपके बच्चे को इतना आपने करके रखा है, नहीं उसको बोलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अल्टीमेटली उनको पता ही नहीं उनके राइट्स क्या है। मेन प्रॉब्लम ये होती है। और आप कपड़ों की बात कर रहे हैं, रेप तो बच्चों के भी हो रहे हैं। बच्चों के आप कपड़े कहाँ से देख रहे हैं? बच्चे तो अभी न्यू बॉर्न है, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो आप कपड़ों के ऊपर आप कभी बोल ही नहीं सकते कि कपड़ों की कुछ प्रॉब्लम है। आपका मेन है कि बचपन से ही बच्चों को सिखाया नहीं गया। मुस्लिम, हिंदू, हर कपड़े की बात नहीं, रहन सहन और उनके तौर तरीके की बात है। जी बिल्कुल। तो ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आपको हमेशा कोई आपको पता रहना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत नहीं है। देखने का भी एक नजरिया होता है। कोई आपको देख रहा है, कोई जेन्युइनली दिखता है, कोई वैसे दिखता है। अब बस के अंदर है, लोग आराम से बैठे हुए, जो उनके सामने दिख रहा है कि जो आदमी उसको छेड़ रहा है, गर्ल को छेड़ रहा है, पर लोग बैठे जी कुछ नहीं होता, जी कुछ नहीं होता। पर ऐसा नहीं होता जब तक कि आप समाज की सोच बदलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ जमात इस्लामी के जो नेशनल सेक्रेटरी साहब, उनको ये कहना है कि नहीं, औरतों में भी थोड़ी सी अपने को लेकर के संजीदगी होनी चाहिए। उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समाज में जो परिवर्तन है या जो चेंजेस हैं वो सडनली नहीं आ सकता है। पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर अलका लामाज के पास जाएंगे। जी देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये पूरे समाज, ये कह रही है कि कपड़े से क्या होता है, बच्चों का रेप होता है, 4 साल 3 साल के बच्चों का होता है, तो ये कहना कि प्रोवोकेटिवली ड्रेस थी, ये तो अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है। आप देखिए, मुस्लिम इलाके में मैक्सिमम सारी लेडीज बुरखे में, लेकिन रेप सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में हो रहा है। वहाँ के आदमी लोग यहाँ पर आप ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जहाँ ये बात सही है, हम वो बात नहीं कहते कि ड्रेस की वजह से ही सारी चीजें होती है, और भी बहुत सारे वजूहात हैं। लेकिन अगर आपकी ड्रेस प्रॉपर हो, आप बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से रहें, उसको कौन डिसाइड करेगा? ड्रेस डिग्निफाइड, वही मैं आपको बता रही हूँ। सूट आपने पहना है, वो चीज डिग्निफाइड है। आपने साड़ी पहना है, वो चीज डिग्निफाइड है। चाहूंगी, देखिए, कोई गारंटी नहीं। आप ये बताइए मुझे, हमारे यूरोपियन, जिसको हम आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, हमारी यूरोपियन महिला को काम करने के लिए जो ड्रेस सजेस्ट की जाती है वो ये है कि वो पूरा अपना आधा जिस्म खुला रखे और इस तरह से रहे। और वहाँ के जो मर्द हैं वो पूरा सूटेड बुटेड रहेंगे, टाई लगाएंगे, पूरा ये रखेंगे। आखिर ये कौन सी सोच है कि आप उसी एटमॉस्फेयर में औरतों के लिए तो एक चीज आपको डिसाइड करते हैं। यूरोपियन एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। यूपी हरियाणा में जो ये दो गर्ल्स को टांगा था पेड़ से, वो लोग तो सूट में रहे नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनका कैसे रेप? हम तो कह रहे हैं कि दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। आप बोलेंगे तो दूसरा ये सूट में थी, दुपट्टे में, बिल्कुल पूरी वो हम ये नहीं कह रहे कि उसकी वजह से ही होता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप इसको भी कंसिडर कीजिए। दूसरा ये कि हमारी फिल्में, आप हमारी फिल्में मानसिकता बदलनी होगी, मानसिकता उससे बदलती है जब आप समाज में किन चीजों को बनाना चाहते हैं। सलीम साहब, अलका कुछ कह रही है, अलका को सुनना, फिर बरखा जी के पास चलते हैं। जी अलका। देखिए, मुझे लगता है जो बिल्कुल पहनावे पे बात करते हैं, इतनी डिबेट हो रही है 16 दिसंबर के बाद भी, पर दुख ये कि इनकी सोच वही की वही अटकी हुई है पहनावे को लेकर। आप ये, अगर आपको पहनावे की बात नहीं है, पहनावे की बात नहीं है, पहनावे की बात है। एक वस्तु के तौर पर एक महिला का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे गाड़ी की ऐड है, साबुन की ऐड है या सीमेंट की ऐड है। तो आप हम कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। नहीं, यही बात आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। हम यही बात कहना चाहते हैं, यही बात ये भी कह रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं। आप
वो आजादी से जिए, आजादी से पहने, और आजादी किसी का कोई मतलब नहीं है कि उस महिला की तरफ गंदी निगाह से नहीं, लेकिन उस आजादी की कानून है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी के पास चलते हैं। बेड़ियों में बांधकर पुरुषों को ये कहकर बचा नहीं सकते हैं कि महिला का पहनावा दोषी था, इसलिए उसने पहनावा। आप तो बहुत एक्सट्रीम पर जा रहे हैं, आप बहुत एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। हम सिर्फ पहनावे को वजह नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 जो रीजंस है उनमें से एक रीजन ये भी है, और दूसरा ये है आप साबुन के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जो है आप सुनिए, अब हमारी बात भी सुनिए कि आप फिल्मों में ऐसी चीजें दिखाते हैं, आप सेंसर बोर्ड आपका है कि आप खुद शर्म महसूस करेंगे उसको देखने के लिए। आपका आप पोर्नोग्राफी को आप आम करते हैं, आप रोकते नहीं हैं, आप बार चलाते हैं और आप बार को लाइसेंस देते हैं, और आपके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के सेंटर्स चलते हैं और उसको आप असर पड़ता है। नहीं, आप इसके ऊपर बोलेंगे, इसके ऊपर नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर होता है। अगर महिलाएं आप सीरियल देखिए, पिक्चर देखिए, एड्स देखिए, सारे कोई कंट्रोल नहीं कम से कम कपड़ों पे होते हैं, लेकिन आज तक आपने कोई भी न्यूज में आया है कि लेडीज ने रेप किया, जेंडर ही कंट्रोल करा? ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेल्फ कंट्रोल पे होता है। आपका लॉ स्ट्रिक्ट होगा, हर चीज स्ट्रिक्ट होगा। बरखा जी से एक बहुत अहम सवाल है, बरखा जी से जानना चाहते हैं। बरखा जी, आपने बातचीत सुनी, लोगों का ये कहना है, और यहाँ पे इंजीनियर सलीम साहब ये कह रहे हैं, जिस तरह के ऐड होते हैं, उस बात को अलका लामा ने भी कहा है कि किसी चीज का ऐड हो, कार का ऐड हो या साबुन का ऐड हो या किसी दूसरी चीज का ऐड हो, उसको प्रमोट करने के लिए जिस तरह से औरतों का इस्तेमाल होता है, कमोडिटी बना दिया गया है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, जो वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी चीजों पे तो बहुत प्रोटेस्ट करती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं याद है कि एड्स को लेकर के, एड्स में जिस तरह से कमोडिफाई किया गया औरतों को, उसको लेकर के वीमेंस कमीशन ने या वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोटेस्ट किया। क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, ये हेलो, पहले बरखा जी से सुन ले, फिर आपके पास आते हैं लामा जी। ऐसा है कि जो भी जिस तरह के जो एड्स बनते हैं, तो इसमें कई ये औरतें ही तो हैं। उसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? क्या इसको किसी तरह से अपने आप को? जी नहीं, ये तो सिर्फ मर्द जिम्मेदार नहीं है ना, अपने आप को वो खुद अपनी मर्जी से जा रही हैं, कोई उनको मजबूर नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से वो ऐड कर रही हैं। भाई नहीं, गलत है या सही है बताइए? गलत है या सही है? देखिए, सारी बात कहीं सही है या गलत है बताइए? औरतों को कॉमोडिटी बना दिया गया है, ये सही है या गलत है सामाजिक तौर पे? आप पैसा कमाने का शॉर्टकट दे रहे हैं लोगों को। औरतों को जिस तरह से कॉमोडिटी की तरह से परोसा जाता है, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं बिल्कुल कतई से आपको एतराज करूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जहां तक सवाल इस चीज का है कि आज अगर कोई औरत अपनी मॉडलिंग कर रही है साबुन के लिए, तो हम उसको कैसे रोकेंगे कि भाई तुम? आप कानून तो बना सकते हैं ना, आप चीजें नहीं बना सकते हैं, आप सेंसर करते हैं। अगर कानून बना देंगे तो पूरा इस तरह का एक सिस्टम हो जाएगा कि फ्री लाइफ नहीं रह जाएगी। कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि हर चीज पे सरकारी कंट्रोल आप नहीं कर सकते। और वो महिलाओं को आप वैसे भी सोसाइटी में आपने महिलाओं को इतना दबा के रखा, आप ऐसी और एक पॉइंट ला के उनको बिल्कुल ही नीचे मिट्टी में ही गाड़। अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की डिग्निटी के लिए, अगर महिलाओं के सम्मान के लिए, अगर आप जिस तरह हमारी सरकार के खिलाफ बोलने वाले मीडिया को रोक लेता है, तो आप ऐसी चीजों पर। बरखा जी से एक और सवाल मैं कर लेता हूँ। बरखा जी, आपने सुना होगा खाप पंचायत के बारे में, खाप की जो में जिस तरह की ऑनर किलिंग होती है, उसको ऑनर किलिंग कहना अपने आप में एक शर्म की बात है। मुझे आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिस देश में हैं, गंगा जमनी तहजीब में, और जिस तरह की हमारी विरासत है, इसमें स्वयंवर का कंसेप्ट रहा है। स्वयंवर होते थे प्राचीन भारत में, लेकिन आज अगर कोई लड़की जिस इलाके में खाप की रिवायत है, अगर किसी को अपने मन से अपना जीवन साथी बनाती है तो उसको भी मार दिया जाता है। इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात की छूट दी गई है कि शादी के लिए तुम अपनी पसंद से लड़का देखकर शादी करो। ये हमारे यहाँ दोनों धर्मों में, जो दो प्रमुख धर्म है, उसमें ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है। लेकिन उसके बावजूद ऑनर किलिंग हो रही है, और उसके बावजूद हमारे दूसरे माशरे में भी लड़कियों की जबरदस्ती शादी और तलाक की बातें हम लोग सुनते हैं। कैसे देखती हैं आप? देखिए, ऑनर किलिंग जो है काफी, अभी तो
जिन एरियाज में होती थी काफी बदलाव लोगों में आया है, लेकिन अभी भी उसको काफी कुछ बदलने की जरूरत है और लोग बदल रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी किसी हद तक इन चीजों को एक्सेप्ट किया है। हमारे गांव देहात तक इन चीजों में बदलाव आ रहा है, लेकिन एक वक्त लगेगा। देखिए, हम ये सोचे कि एकदम से हम रातों रात चीजें सारी बदल दें, तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो पॉसिबल है। लेकिन पिछले टाइम को देखते हुए आज के टाइम में, चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो देहात हो, 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। अलका जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। बदलाव आ रहे हैं। अलका जी, आपने देखा होगा जिस तरह से हम लोग 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गई, हमारी जिंदगी का को हम सोच नहीं सकते हैं बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इनके बगैर। लेकिन उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं, उसके बाद जिस तरह से पोर्नोग्राफी हमारे समाज का हिस्सा बन गई है, तो वुमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से बढ़ा है। क्या कहिएगा अलका लांबा? नहीं, बिल्कुल मैं इसका हाथ मानती हूँ। मैं ये बहुत मुश्किल है कि आप कहें कि मोबाइल ही हाथ से ले ले, लोगों को डिप्राइव कर दे इन सब टेक्नोलॉजी से, वो संभव नहीं है। पर जिस तरह की साइट्स हैं, आप वेस्टर्न पहनावे की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात है। जिनको वेस्टर्न कंट्री से बहुत परेशानी है और जो बिल्कुल बलात्कार जैसी बड़ी घटना को सिर्फ किसी के पहनावे पर लाकर सीमित करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो पॉर्न साइट्स दिखाई जाती है, जिस तरीके से इन साइट्स की एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है कि कोई भी एक फोन पकड़ता है, 2000 रुपए का लेकर उसको 90 रुपए में आप रिचार्ज करवाते हैं, इंटरनेट अवेलेबल होता है, उसमें सब तरह की फिल्में देखी जाती है। मुझे लगता है बिल्कुल इस पे अगर इसको किसी तरीके से रोका जा सके तो काफी हद तक इसमें मदद मिल सकती है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि बहुत सी बलात्कार घटनाओं के सर्वे में ये समझ आया कि जितने भी खासतौर से नाबालिग थे, उन्होंने इस तरह की जो है साइट्स को देखा था, विजिट किया था उस अपराध को अंजाम देने से पहले। तो कहीं ना कहीं मैं असर मानती हूँ। चलिए, अलका लांबा ने इस बात को माना है कि इस तरह के जो पॉर्न साइट्स और इस तरह की जो चीजें हैं उसका असर पड़ा। आपसे ब्रीफ जानना चाहूंगा कि ये कितने जिम्मेदार हैं और इसको कैसे रोका जाए? मुझे खुशी है कि अलका जी ने कम से कम इस बात को हमारे माना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर लेकिन आपकी बहुत बातों को उन्होंने नहीं माना। नहीं माना हुए तो डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत है, उनकी राय है, हमारी भी राय है। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि जिन रास्तों से जुर्म आसानी के साथ होते हैं और जहां हुकूमत कुछ कर सकती है, हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शराब पर पाबंदी की बात बार बार कही गई है, लेकिन उस बात पर जो है हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जिस स्टेट से आते हैं, उन्होंने वहां पर एक स्टेट कम से कम ऐसा है गुजरात जहां, लेकिन हम चाहते हैं कि अब वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब भारत को और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव हसीना जी है, तो शराब पर पाबंदी आप लगाएंगे तो जुर्म जो है काफी हद तक कम हो सकते हैं। हसीना जी, जिस तरह इंजीनियर साहब ने बताया या अलका ने बताया कि इन चीजों पर रोक होनी चाहिए। देखिए, यूज एंड मिसयूज, जब तक हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको यूज करेंगे, ये हमारे टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका मिसयूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको अब्यूज नहीं करना चाहिए। शम्स, ब्रीफ। बिल्कुल, इसमें यही रहेगा कि आप नेट से ये सबको आप चीज रोक दिया जाए, थोड़ी सी कुछ साइट को आप बैन अगर थोड़ी सी पाबंदी की जाए, थोड़ा सा उसका फिल्टर साइबर लॉज हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स को अगर इंडिया भारत का इंटरनेट के ऊपर इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, पर चाइना जैसी कंट्रियों का आज भी गूगल जैसी हम लोग हिंदुस्तान को चाइना नहीं बना सकते हैं, ये भी हमारी मजबूरी है। आप नहीं एक्सेस हो सकती वो साइट। नाज़रीन, अभी आपने ये बात की, जाहिर सी बात है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन एक इशू है हिंदुस्तान में, इसके कई आयाम हैं, इसके कई डायनामिक्स हैं, उसको एक बार में समेटा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं सोशल जो हमारा माइंडसेट है वो इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। उसके साथ साथ एक चीज और बहुत सामने उभर के आई है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसा अलका ने कहा कि एक हाथ में मोबाइल अगर किसी के है तो वो सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे क्राइम में ये पता चला है कि जब क्राइम हुआ तो उससे पहले उस क्राइम करने वाले ने या तो कोई फिल्म देखी थी या इस तरह की चीजें की थी। तो कहीं ना कहीं अगर इस पे थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हो, एक शम्स ने एक बात कही कि अगर एक स्ट्रिक्ट साइबर लॉ बनता है तो इस चीज में कमी आ सकती है। लेकिन बहरहाल इन सारी चीजों को कम करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है समाज का नजरिया। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samaylive.com और हमें इजाजत दीजिए। आदाब।